दिन में 10 बार फोन करना है। All right. Good evening, everyone. Hi, Ashutosh. Good evening. Can you guys see me and see the screen? Yes, sir. ठीक है. लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का डिस्कशन स्टार्ट करवा दिया था, राइट? हमने ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट समझा था एंड बेस्ड ऑन दैट कॉन्सेप्ट हमने फिर ऑर्बिटल्स की विजुअलाइजेशन देखी थी, राइट? एंड देन इन ऑर्बिटल्स को कैसे नाम दिया जाता है यूजिंग क्वांटम नंबर्स, वो समझा था. 3 क्वांटम नंबर्स, प्रिंसिपल, एजिमुथल एंड मैग्नेटिक, इनका हमने डिस्कशन करा था, राइट? क्वेश्चंस वगैरह भी ट्राई. इसमें किसी को कोई डाउट? हाँ, क्या कह रहे हो? A set of orbitals for which quantum number L is equal to 1
तो क्वांटम नंबर L1 किसका होगा? p सब शेल का। तो उसमें 3 p ऑर्बिटल्स होंगे, px, py, pz, राइट? ठीक है, और कोई क्वेश्चन है बेस्ड ऑन व्हाट वी डिड इन द लास्ट क्लास? ठीक है, तो फिर हम लोग अब आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये टर्म मैं आज आपको सिखाऊंगा, डीजेनरेट, डीजेनरेसी, ये अभी आज के डिस्कशन का पार्ट रहेगा। तो लेट्स वर्क ऑन दैट। नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग two important results, what are the two important results जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखे? One is the shape of orbitals, कैसे कैसे दिखते हैं orbitals, and the other result was quantum numbers. What are quantum numbers and what do they describe about orbitals, and how using a set of the 3 quantum numbers a unique orbital is named. ये रिजल्ट हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस करे थे। अब उसके ऊपर एक और रिजल्ट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, विच इज द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, नाउ व्हाट डज दिस मीन? सो यू रिमेंबर इन बोर्स मॉडल ऑफ एटम, जब हम ऑर्बिट्स का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे, how was the energy of orbits? What was the understanding? We in fact did the derivation and got the formula, right? That energy of orbit is minus 13.6 z square by m square, right? And उससे हमें पता पड़ा लोअर ऑर्बिट लोअर एनर्जी का है, हायर ऑर्बिट हायर एनर्जी का है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऑर्बिट्स के बारे में दैट अंडरस्टैंडिंग विच वी डेवलप्ड। सो नाउ यहाँ पर व्हेन वी आर इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स, तो इसमें नोटिस करना दैट हम लोग ऑर्बिटल्स की एग्जैक्ट एनर्जी, लाइक व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन दैट ऑर्बिटल, वो एग्जैक्ट एनर्जी तो हम लोग नहीं डिस्क्राइब कर पाएंगे। वी वोंट बी एबल टू गेट इनटू दैट डिटेल, ऑल्दो करी जाती है। like there is this equation called as Dirac equation which is used in determining the energy of orbitals. However, हमारे syllabus का part नहीं है, we don't really get into that detail, we don't really talk about calculation of energy of orbitals, but we are interested in understanding the relative order of energy. मतलब किस ऑर्बिटल की कम एनर्जी है, किस ऑर्बिटल की ज्यादा एनर्जी है। अब ये रिजल्ट नोटिस करना that when we are trying to determine this relative order of energy of orbitals, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एक रूल लगता है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए थोड़ा अलग रूल लगता है। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर पहले फोकस करेंगे। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में we understand that interaction between nucleus and electron is an important factor that governs the energy of electron in different orbitals. And what we find is that energy of orbitals, जो pattern हमें मिलता है, energy of orbitals depends only upon n. It depends only on the principal quantum number.
ठीक है, जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ता जाता है ऑर्बिटल्स का एनर्जी बढ़ता जाता है। अगर सेम n वाले ऑर्बिटल्स है, सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो उनका एनर्जी बराबर रहेगा। सो 1s का एनर्जी विल बी लेसर देन 2s, बट 2s 2p का बराबर रहेगा। ठीक है, 2p में 2px 2py 2pz सबका बराबर एनर्जी लेवल रहेगा। 3s का एनर्जी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सेकेंड शेल ऑर्बिटल्स। ठीक है, थर्ड शेल के ऑर्बिटल्स का ज्यादा रहेगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, सो यहां से आपको ये शेल का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए होता है। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में नोटिस करना, the rule becomes slightly different. The rule becomes slightly different. Why? Because there is interaction not just between the nucleus and electron, but also between electron and electron. Right? That electron-electron interaction also plays a role. And as a consequence, जो pattern हमें समझ में आया है, what we understand is that the energy of orbitals depend on n, the principal quantum number, as well as the second quantum number, azimuthal quantum number, that is L. कैसे डिपेंड करते हैं? We call it as n plus L rule. क्या रहता है उस रूल में? Greater the value of n plus L of an orbital, greater is its energy. ठीक है, greater the value of n plus L of an orbital, greater is its energy. अगर दो ऑर्बिटल्स का n प्लस एल वैल्यू सेम आ गया, तो फिर जिसका n ज्यादा था दैट विल हैव अ ग्रेटर एनर्जी। ठीक है, सो लेट्स से इफ आई वाज टू नाउ पुट द ऑर्डर ऑफ एनर्जी, तो मैं क्या करूंगा? n प्लस एल का वैल्यूज निकालना शुरू करूंगा। ठीक है, इनफैक्ट लेट मी आस्क यू टू डू दैट एक्सरसाइज। ठीक है, मैं 1 मिनट के लिए रब कर देता हूं। ठीक है, just give me 1 minute. हाँ, जैसे 1s ऑर्बिटल है, इसका n वैल्यू क्या होगा? बताते जाओ फटाफट फटाफट। L वैल्यू 0, so n plus L will be 1. 2s के लिए तो देन 1s 2s में यू कैन सी दैट 2s का एनर्जी ज्यादा होगा। ठीक है, 2p में n का वैल्यू रहेगा 2 और L का वैल्यू कितना रहेगा? 1, तो इसका n प्लस एल वैल्यू हो गया 3. So between 2s and 2p, now we understand that 2p will be of a higher energy level. 2p will have higher energy, right? इस तरीके से आप आगे बढ़ोगे। कैन यू सी 3s और 2p, इन दोनों में तो n प्लस एल वैल्यू सेम है। अगर n प्लस एल वैल्यू सेम है तो व्हाट वाज द लॉजिक दैट वी यूज्ड? ग्रेटर द वैल्यू ऑफ n, ग्रेटर विल बी द एनर्जी, है ना? सो 3s का 2p से ज्यादा रहेगा। ठीक है, अगर मैं
3p के बारे में बात करो, n का वैल्यू 3, l का वैल्यू 1, तो दिस बिकम्स ग्रेटर, ठीक है। देन 3d के बारे में बात करता हूँ, तो 3d का कितना रहेगा, n का वैल्यू 2, l का वैल्यू 3, l का वैल्यू 2, तो 3d विल बी ऑफ अ ग्रेटर एनर्जी लेवल। लाइक 3s 3p 3d के बाद में व्हाट इज द नेक्स्ट दैट शुड कम, 3f होता है क्या, इज देयर समथिंग लाइक 3f, क्यों 3f क्यों नहीं होता, because allowed value of L for n equal to 3 can be 0, 1 and 2, है ना। तो यहाँ पर एक्चुअली 3f नहीं होता, 3d के बाद में हमें 4s पे जाना पड़ता है, ठीक है। 4s में n का वैल्यू 4 और l का वैल्यू 0, तो व्हाट इज इट दैट वी अंडरस्टैंड, वी अंडरस्टैंड दैट इसका n प्लस l तो 3d से भी कम है ना। तो 4s का एनर्जी एक्चुअली 3d से कम होता है एज कंपेयर टू, लाइक 4s का एनर्जी 3d से कम होता है, करेक्ट, ठीक है। 4p का कैसा रहेगा, 4p का एनर्जी 4s से ज्यादा रहेगा, 3d से भी ज्यादा रहेगा, क्योंकि सेम n प्लस l है, तो उसमें n का वैल्यू ज्यादा है, राइट, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ऐसे आप बढ़ते जाओगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक्चुअली यहाँ पर उठाकर यहाँ रख देता हूँ, ठीक है, ताकि एक प्रॉपर ऑर्डर चलता रहे, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये एल का वैल्यू, ठीक है। ऑलराइट, समझ में आ रहा है आप लोगों को कैसे रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स बताना है फॉर अ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अच्छा, अब नोटिस करना, जैसे 2p के अंदर, तो 2px 2py 2pz है, 3 ऑर्बिटल है। अब एक्चुअली बिकॉज दे हैव द सेम वैल्यू ऑफ n and same value of l as well, what we understand is that they have equal energy, ठीक है। ये इतना पार्ट समझ में आया आप लोगों को, how the relative order of energy is described for single electron and multi electron system, ठीक है। एक क्विक क्वेश्चन आंसर करो, based on this arrange them in the relative order of energy, फटाफट क्या आंसर रहेगा।
Correct. A option will be the answer. इसमें कैसे हमने डिटरमाइन करा? n वैल्यू l वैल्यू निकाला और n प्लस l से कंपेयर कर लिया, राइट? आई होप ये लिखना सबको आ गया है, समझ में आ रहा है। किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? दिस इज प्रीटी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ऑलराइट, अच्छा नोटिस करना अब, यही जो मैंने यहाँ पर आपको ऊपर डिस्क्राइब करा है, हाउ इज L डिटरमाइंड? L आपको याद रखना पड़ेगा ना, लास्ट क्लास का रिवीजन नहीं करा आपने निकिता? जब आपको एजिमुथल क्वांटम नंबर पढ़ाया था तब बताया था ना, ठीक है? दोनों तरह से याद करो ना। L इक्वल टू 0 मतलब S ऑर्बिटल होता है और S ऑर्बिटल मतलब L इक्वल टू 0 होता है। दोनों तरह से याद करना रखना पड़ेगा। अभी याद रहेगा? ठीक है। नाउ अब नोटिस करना, ये जो मैंने यहाँ पर आपको रिलेटिव ऑर्डर लिखाया है, ये कैसा है? मैंने एक्चुअली सबशेल लिखते हुए ऑर्डर लिखाया हुआ है, ठीक है? यू हैव दीज सबशेल्स 3s 3p 3d, राइट? इन सबको ड्रॉ करते हुए, राइट करते हुए मैंने रिलेटिव ऑर्डर लिखा है। अगर मुझे थोड़ा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन आपको देना है ऑर्बिटल्स के पर्सपेक्टिव से, तो ये डायग्राम आपको समझ में आ रहा है? आर यू एबल टू अप्रिशिएट दिस डायग्राम? सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में कैन यू सी, ओनली n पर डिपेंड करता है, राइट? सो 1s ऑर्बिटल will be of the lowest energy level, then 2s and 2px 2py 2pz, ठीक है? जो बॉक्स है वो मैं ऑर्बिटल रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इनका सेम एनर्जी लेवल रहेगा, हायर देन 1s। देन 3s 3p के तीनों और 3d के पांचों, इन सब का सेम एनर्जी लेवल रहेगा, हायर देन द सेकेंड शेल, एंड सो ऑन सो फोर्थ। while in मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम 1s का एनर्जी लोअर होगा, फिर 2s का, फिर 2p का, 2px 2py 2pz तीनों का सेम रहेगा, ठीक है? देन 3s का, देन 3p का, 3px 3py 3pz का सेम रहेगा, देन 4s का, देन 3d का। इस तरीके से मैं ड्रॉ कर सकता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको थोड़ा और डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग आए। एट एन ऑर्बिटल लेवल हाउ इज द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एनर्जी? ठीक है, अब इसके साथ में कुछ टर्म्स समझते हैं। तो यहाँ पर समझना, एक टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं, इट इज कॉल्ड एज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। व्हाट डज दिस मीन? ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी, ठीक है? सो ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी आर कॉल्ड एज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। सो यहाँ पर इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन, ठीक है, लेट मी एक बार क्विकली रिमूव द आंसर, just give me one moment.
based on this diagram that I have shown you, if I ask you, in hydrogen atom, is 3s and 3p degenerate? What will be your answer? The answer will be yes, because 3s and 3p are going to have the same energy level. If I ask you, in helium atom, is 3s 3p degenerate? The answer will be no, because they will have different energy level, right? If I ask you, in helium atom multi electron system हो गया ना, is 3px 3py and 3pz degenerate? Then the answer is yes, right? So ये degenerate word समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्लियर है? ओके, एक और टर्म समझना, दैट इज कॉल्ड एज degeneracy of an energy level. तो इस टर्म का मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग दैट एनर्जी लेवल. नाउ एक एग्जांपल लेकर थोड़ा और अच्छे से समझाता हूं. व्हाट डज degeneracy ऑफ एन एनर्जी लेवल मीन? सो जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द degeneracy ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम? सो अब हम इसको कैसे जज करेंगे, कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे? हाइड्रोजन एटम सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ना, यानी कि उसमें जो एनर्जी लेवल्स हैं वो कैसे रहेंगे? ये जो लेफ्ट हैंड साइड में ड्रॉ किए हैं वैसे. दिस इज द फर्स्ट एनर्जी लेवल, ग्राउंड स्टेट बोलते हैं हम इसको, है कि नहीं? इसकी डीजेनरेसी कितनी है? हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर एट दिस एनर्जी लेवल? जस्ट वन. व्हाट इज द नेक्स्ट एनर्जी लेवल दैट इज देयर? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, जो सेकंड या फिर नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल होता है, ठीक है, सेकंड एनर्जी लेवल. इसको हम लोग फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं. तो इस एनर्जी लेवल के करस्पॉन्डिंग हाउ मेनी ऑर्बिटल्स डू यू सी? करेक्ट. सो यहाँ पे आपका ये आंसर आ जाएगा दैट द degeneracy of the first excited state, ठीक है, द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब सेकेंड एनर्जी लेवल हो गया, लाइक वन हायर देन द ग्राउंड स्टेट, इज 4. ठीक है, इट हैज गॉट 4 ऑर्बिटल्स करस्पॉन्डिंग टू इट, 2s 2px 2py 2pz. ठीक है, ये समझ में आया? इज दिस टर्म क्लियर? अच्छा, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द degeneracy ऑफ द सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्या आंसर रहेगा आपका? करेक्ट. तो अब आप कैसे सोचोगे इसमें? यू रेफर टू द सेम डायग्राम. हाउ मेनी orbitals do you see corresponding to the second excited state? मतलब next higher energy level हो गया ना. राइट. नौ ऑर्बिटल्स दिख रहे हैं आपको, एक एस का 3p के 5d के, राइट. सो योर आंसर बिकम्स 9. राइट. क्लियर है?
ठीक है, एक और क्वेश्चन ट्राई करो एंड इसमें थोड़ा सा हिंट मैंने दे दिया है साथ में। हाँ, वैसा कर सकते हो। व्हाट अबाउट दिस नाउ? करेक्ट। सो कुछ स्टूडेंट्स ने आंसर दे दिया है। द आंसर इज 3। कैसे सोचना पड़ेगा यहाँ पर? हाइड्रोजन एटम तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम था, ठीक है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट H माइनस क्या हो गया? मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 2 एटम हो गए ना इसमें। तो इसमें जो एनर्जी लेवल्स थे वो कैसे होते थे? 1s 2s फिर 2px 2py 2pz। तो ये आपका ग्राउंड स्टेट है। ये नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल है विच इज द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, एंड देन ये उसके ऊपर का हायर एनर्जी लेवल है, दैट इज द सेकंड एक्साइटेड स्टेट। सो कैन यू सी द degeneracy of the second excited state will be 3. There will be 3 orbitals corresponding to that energy level. ठीक है, ये समझ में आया? अच्छा, अब एक और चीज नोटिस करना। अभी आपको मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एनर्जी निकालना होता है ऑर्बिटल्स का, तो आप कैसे निकालते हो? आप n+l रूल लगाते हो ना, and you need to then calculate the n value and l value, add them up and then compare किसका कम है किसका ज़्यादा है, एंड देन अगर ज़्यादा आ जाता है तो फिर उसमें n वैल्यू कंपेयर करके आंसर निकालते हो, राइट? सो इट्स एन एक्सरसाइज इन इटसेल्फ। ठीक है, थोड़ी डिफिकल्ट एक्सरसाइज है, थोड़ी ट्रिकी एक्सरसाइज है, बट इट इज एन एक्सरसाइज। करेक्ट है कि नहीं? ठीक है, तो उसको अगर फास्टर तरीके से करना है तो उसके लिए देयर इज दिस मेथड कॉल्ड एज ऑफबाउज मेथड ऑफ काउंटिंग। ठीक है, ये मेथड कैसे वर्क करता है एक बार क्विकली नोटिस करना। ठीक है, लेट मी रब दिस, और हम लोग स्क्रैच से करते हैं एक बार। तो ये मेथड कैसे वर्क करेगा, फास्टर तरीका कैसा रहेगा आपको रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने के लिए? आप शेल बाय शेल लिखते जाओगे कि उसके अंदर क्या क्या अलाउड सबशेल्स रहेंगे। तो जैसे फर्स्ट शेल है उसमें 1s होगा, क्या 1p होता है? 1p नहीं होता ना, तो ठीक है 1s तक लिख के अब आप आगे बढ़ जाओगे, सेकेंड शेल में आ जाओगे। सेकेंड शेल में 2s होता है, 2p होता है,
क्या 2D होता है? अलाउड ही नहीं है। तो ये आपने सेकंड शेल के सब शेल्स लिख लिए। फिर आप थर्ड शेल पे आओगे। थर्ड शेल पे कैसा रहेगा? यू विल हैव 3s, 3p, 3d, 3f तो नहीं होगा, तो आप यहीं तक रुक जाओगे। फिर अगले पे आ जाओगे, 4s, 4p, 4d, 4f, राइट। 4g होगा? नॉट रियली। 5 पर 5s, 5p, 5d, 5f, 5g, 5h होगा? नहीं, 5g तक रहेगा बस। देन 6s, 6p, 6d, 6f, 6g, 6h, 6i होगा? राइट, 6i नहीं होगा। तो इस तरीके से क्या आप ऐसे रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ सॉरी ऐसे नंबर ऑफ अलाउड सबशेल्स लिख पाओगे विद इन अ गिवन शेल? अब इसमें व्हाट हैपेंस इज रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल निकालने के लिए आपको टॉप टू डाउन जाना पड़ेगा, टॉप राइट से बॉटम लेफ्ट। ठीक है, आप जब टॉप राइट से बॉटम लेफ्ट जाओगे तो आपको रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स मिलेगा। तो यहाँ टॉप राइट से आप थिकनेस कम है भाई। यहाँ पर ऐसे आप टॉप राइट से अरे ठीक है। तो सबसे पहले 1s ऑर्बिटल भरेगा, फिर 1s के बाद में नेक्स्ट किसका नंबर आएगा? 2s का, राइट। फिर 2s के बाद में नेक्स्ट किसका नंबर आएगा? कैन यू सी? 2p का। और 2p के बाद में नेक्स्ट किसका आएगा? 3s का। 3s के बाद में नेक्स्ट किसका नंबर आएगा? नहीं, 3s के बाद में आएगा 3p का। फिर 3p के बाद में 4s का। इस तरीके से ये टॉप राइट से बॉटम लेफ्ट आपको भरना है। फिर नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे हम लोग, तो फिर किसका नंबर आएगा? 4s के बाद में 3d, फिर 3d के बाद में भरेगा 4p, लाइक इन द सेंस नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल। फिर 4p के बाद में नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल विल बी 5s। 5s के बाद में व्हाट विल बी द नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल? फिर 5s के बाद में भरेगा 4d, 4d के बाद में 5p और उसके बाद में 6s। ठीक है, समझ में आ रहा है किस तरीके से भर रहा है? How this Aufbau's method of counting is giving you the relative order of energy of subshells in a bit faster manner as compared to calculating n plus l, adding them and then comparing. ठीक है, आपको थोड़ा और हेल्प मिलेगा जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आएंगे, बट ये तरीका ध्यान में रखना।
तो आपको ये रिजल्ट समझ में आ गया रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स का. इज एवरीवन कंफर्टेबल विद दिस? अच्छा, अब नोटिस करना, मैं नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ जाऊंगा, ठीक है, जिसके बारे में मैंने लास्ट क्लास में लिखा था बट डिस्कशन नहीं करा था. यू रिमेम्बर ये वाला टेबल हमने डिस्कस किया था, ट्राइंग टू एस्टैब्लिश एनालॉजी बिटवीन बोर्स मॉडल एंड क्वांटम मैकेनिकल मॉडल. जैसे जैसे हम लोग बोर्स मॉडल के रिजल्ट्स फाइंड आउट कर रहे थे, उन्हीं के कंपैरिजन में क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के कुछ रिजल्ट्स हैं जो हम नोटिस करना चाह रहे हैं. तो हम लोगों ने विजुअलाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्बिटल्स एंड रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स ये देख लिया है. ठीक है, बोर्स मॉडल में तो कैसा था, हम लोग कैलकुलेशन भी कर पा रहे थे ऑर्बिट की एनर्जी का, बट यहाँ पर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में we will not be able to do the calculation of energy. ठीक है, बट हम लोग रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल जरूर डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, अब आप नोटिस करना, एक और रिजल्ट हम लोगों ने बोर्स मॉडल में देखा था. क्या था वो रिजल्ट? याद है किसी को? ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम. क्या होता था ये? एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, आपको मोमेंटम वर्ड समझ में आया था. डू यू रिमेम्बर व्हाट वाज मोमेंटम? Momentum is a property associated with an object moving with certain speed in certain direction. याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? तो यहाँ पर इस टॉपिक में हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम वर्ड क्यों डिस्कस किया था? Why did we discuss angular momentum? याद है किसी को? Because the electron was in circular motion, है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन का लीनियर मोशन थोड़ी ना था, इलेक्ट्रॉन का ऐसे सर्कुलर मोशन था, रोटेशनल मोशन. तो नोटिस करना, ये जो एंगुलर मोमेंटम रहता है, ठीक है, ये एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड मैंने आपको पहले बताया था. डू यू रिमेम्बर द मैग्नीट्यूड वाज mvr, where m was the mass of the object, v was the speed of the object, and r was the radius or the distance from the center or the radius of the orbit in which the object was undergoing circular motion. याद है कि नहीं याद है? ठीक है,
मैंने उसके डायरेक्शन के बारे में कभी बताया था? जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। मैग्नीट्यूड के बारे में तो मैंने आपको बताया था दैट मैग्नीट्यूड ऐसा होता है। अभी जस्ट एज एन अंडरस्टैंडिंग, एज एन एडिशनल पीस ऑफ नॉलेज, आपको उसके डायरेक्शन के बारे में मैं बता देता हूँ। डायरेक्शन के लिए एक्चुअली ये राइट हैंड रूल लगता है। बेसिकली आप अपना राइट हैंड यूज करते हो एंड यू कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। तो जिस डायरेक्शन में आपका थंब पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है, so that direction perpendicular to the direction of rotation would be your angular momentum। तो अगर मान लो लाइक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन किधर होगा? परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन ऑफ रोटेशन एंड गवर्न्ड बाय द राइट हैंड रूल। इस डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन होगा, ठीक है। अब नोटिस करना, ठीक है, ध्यान से समझना यहाँ पर। अब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में हम लोग बात करेंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम अगेन, ठीक है। बट दैट कॉन्सेप्ट is going to be extremely hard for you to visualize, to comprehend. Can you tell me why? मैं यहाँ पर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में भी एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात करूंगा। इनफैक्ट दो टाइप के एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात करूंगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम। हाउएवर, इस कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज कराना विल नॉट बी पॉसिबल। इस प्रॉपर्टी को विजुअलाइज कराना is not something which I will be able to do for you. Can anyone tell me why? Three D motion. Well, actually the problem is I can't describe the motion. You remember in last class जब हम लोग Heisenberg's uncertainty principle के बारे में बात कर रहे थे, and we said that we cannot describe a well-defined path of an electron. Because Heisenberg's uncertainty principle prohibits it. याद है? Now, that is the problem that I have, that मैं न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है, क्या उसका पाथ है, वो मैं डिस्क्राइब ही नहीं कर सकता हूं। I can't define a path for the electron around the nucleus. If I can't draw that path for you, then how can I help you visualize its motion? I can't. I can't visualize the motion of electron
I can't define how the electron is going to move around the nucleus. Does that mean motion है ही नहीं? Does that mean electron does not move around the nucleus? Do you think, can I take that bold assumption कि अरे मैं विजुअलाइज नहीं कर सकता तो मैं मोशन कैंसिल ही कर देता हूं कि इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं कर रहा है, राइट? दैट विल बी अ नास्टी assumption to take. मतलब समझ में नहीं आएगा. The thing is that yes, electron has a motion around the nucleus, but it's just that for us it is not defined, it is not certain. It is, हाँ सही कहा आशुतोष, it is uncertain. However, उस मोशन के effects are observed experimentally. कैसे? One of such effect is how an atom behaves in an external magnetic field. तो आप नोटिस करना that जब एक एटम को, ठीक है, when an atom, ठीक है, say हाइड्रोजन एटम, ठीक है, when it is thrown in a magnetic field, ठीक है, you will need very very sensitive experimental setup, you will need very strong magnetic fields, but when this experiment is done, ठीक है, when this hydrogen atom is thrown into an external magnetic field, then we find that this hydrogen atom undergoes a deflection. That means this hydrogen atom is behaving like a tiny magnet. Okay, this is experimentally observed. Now, what could be the cause of this magnetism or magnetic nature of hydrogen atom? So we know that magnetism is not something, ठीक है, इसके पहले जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की थ्योरी डिस्कवर कर चुके थे, तब हमें ये समझ में आया था कि जो मैग्नेटिज्म है वो एक अपने आप में इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी नहीं है, उसका ओरिजिन लाइज इन व्हाट, लाइज इन मूविंग चार्ज, ठीक है, एंड व्हेन चार्ज मूव्स, ठीक है, इट कॉजेज और इट रिजल्ट्स इन magnetic field as well. It produces magnetic field as well. So इसका मतलब था that when these hydrogen atoms were passed through this external magnetic field,
there was something inside the hydrogen atom which was giving it properties of a tiny magnet. So that means the electron was in motion. ठीक है, हम लोग डिस्क्राइब नहीं कर सकते, but the electron is in motion around the nucleus, and because of that we observe such effects. ठीक है, and thus to explain those effects, we are now going to describe the property of orbital angular momentum. So there is angular momentum associated with the electron ka orbital motion. That is now what we are now going to discuss or talk about. Okay, we will not be able to visualize it because we will not be able to visualize the motion itself, but it is real. It is something which is experimentally observed and understood and calculated. So let's look at the result. क्या है वो रिजल्ट, यहाँ पे नोटिस करना. ठीक है, आपको रिजल्ट के ऊपर फोकस करना है. ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम. ठीक है, क्यों है ये? बिकॉज ऑफ 3D मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस विच वी कांट विजुअलाइज. ये हमें विजुअलाइज करना नहीं आता है. ठीक है, बट इसका रिजल्ट जरूर मैं आपको बोलूंगा ध्यान रखने के लिए. ठीक है, सो अगेन आई विल रीआइटरेट, फोकस ऑन रिजल्ट, नॉट द डेरिवेशन. ठीक है, वी डोंट डू डेरिवेशन अगेन. उतनी मैथ हमको आती नहीं है, उतना डिटेल में हम जाते नहीं है. According to this quantum mechanical model, the orbital angular momentum of electron is quantized in terms of its magnitude as well as in terms of its direction. Formula notice करना, इसका magnitude क्या रहेगा? L से मैं represent कर रहा हूँ इस orbital angular momentum को. L वेक्टर क्वांटिटी का ये मैग्नीट्यूड में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ L इंटू L+1 इंटू h/2π. ठीक है, इट कांट बी एनी रैंडम वैल्यू, इट कांट बी एनी कंटिन्यूअस वैल्यू, इट इज allowed certain values only. And what is the formula that is giving us that answer? Under root of L into L+1 into h/2π. These are the allowed values of orbital angular momentum. ठीक है, इनफैक्ट अगर आप इसमें L का वैल्यू पुट करोगे फॉर S इलेक्ट्रॉन, कितना हो जाएगा L का मैग्नीट्यूड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का? लाइक L का वैल्यू, स्मॉल L का वैल्यू 0 रहता है ना, ऐसे मतलब क्वांटम नंबर. ठीक है, फॉर अ P इलेक्ट्रॉन, P ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के लिए कैसा रहेगा? L का वैल्यू कितना होता है P इलेक्ट्रॉन के लिए? 1. तो ये 1 इंटू 1+1 यानी कि √2 h/2π. फॉर D इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा? L का वैल्यू रहेगा 2, so 2 इंटू 3 √6 h/2π and so on so forth. समझ में आ रहा है? So जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है उसका जो मैग्नीट्यूड है, इट कांट बी एनी रैंडम वैल्यूज, it is quantized, it has got only certain allowed values as derived by quantum mechanical model, and you have to remember this result. ठीक है, तो ये आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का
मैग्नीट्यूड के बारे में बात हो गई, उसका जो डायरेक्शन है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है ना ये, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के बारे में बात कर रहे हैं अब हम। इसका जो डायरेक्शन है दैट इज ऑल्सो क्वांटाइज्ड, वो भी कुछ रैंडम डायरेक्शन नहीं होता है। और उसका रिजल्ट नोटिस करना, दैट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का z कंपोनेंट, ठीक है, सबस्क्रिप्ट में मैंने z लिखा हुआ है, z कंपोनेंट ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम is equal to ml into h upon 2 pi, where ml represents what? ml represents magnetic quantum number, ठीक है। सो अगर मान लो p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है, तो p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? अंडर रूट ऑफ h इन सॉरी अंडर रूट ऑफ l इंटू एल प्लस वन, यानी कि ये कितना आ रहा है, √2h/2 पाई इसका मैग्नीट्यूड रहेगा। और उसका जो z कंपोनेंट रहेगा, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू ml इंटू h/2 पाई। तो ml की अलाउड वैल्यूज क्या होंगी फॉर अ p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन? इट कैन बी -1, 0 और 1, ठीक है। So only certain allowed direction would be there for this orbital angular momentum, not any random direction. ये रिजल्ट याद रहेगा आपको? रहेगा क्या, रखना है आपको याद? ठीक है। क्या पूछ रहे हो हर्षदा? Why is the magnitude of S is 0? सर समझ गया। S actually spherically symmetrical होता है ना, यस सर। एंड यहाँ पर मैं आपको थोड़े टाइम में समझाऊंगा आशुतोष, यहाँ पे नोटिस करना, जो ये z एक्सिस हो गया, ठीक है। अब मान लो ये आपका वेक्टर है, ठीक है, दिस इज योर वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो उसका z कंपोनेंट क्या हो जाएगा? What will be the z component if theta is the angle with respect to z axis? L cos theta, और अगर ये 0 हो गया तो मतलब थीटा कितना रहेगा? 90 डिग्री। समझ में आया आशुतोष? ठीक है, ऑल्दो ये थीटा जो है ये बाद में इंट्रोड्यूस करूंगा, अभी नहीं, अभी के लिए जस्ट आई वांट यू टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। इज दिस क्लियर? ओके, वंडरफुल। तो हम लोगों ने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का भी रिजल्ट देख लिया है, समझ लिया है, ठीक है। अब नोटिस करना एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। इसके ऊपर बेस्ड एक मिनट दो। हाँ,
अब मैं आपके साथ में फोर्थ क्वांटम नंबर भी डिस्कस कर सकता हूं, विच इज द स्पिन। क्वांटम नंबर, ठीक है। सो यहां पर नोटिस करना, स्पिन क्वांटम नंबर कैसा रहेगा, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने कितने क्वांटम नंबर्स डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। हम लोगों ने 3 क्वांटम नंबर डिस्कस कर लिए थे, प्रिंसिपल, एजिमुथल एंड मैग्नेटिक। ये तीनों क्वांटम नंबर आर something that come from Schrodinger's equation and they describe an orbital and uske characteristics. Principal quantum number describes the size or energy of the orbital, azimuthal quantum number describes its shape, and the magnetic quantum number describes its directional orientation. ठीक है। ये जो चौथा क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर, this is something which actually isn't part of the Schrodinger equation. It does not come from Schrodinger equation. It was discovered much later. It was discovered when another angular momentum called as spin angular momentum was experimentally observed. Now, what is this spin angular momentum? एंड वहां से ये स्पिन क्वांटम नंबर कैसे आता है उसकी कहानी सुन लेना, ठीक है। इट स्टार्ट्स विद दिस एक्सपेरिमेंट कॉल्ड एज स्टर्न गेलार्च एक्सपेरिमेंट। नाउ ये आपके सिलेबस में नहीं है, स्टर्न गेलार्च एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये जस्ट मैं बता रहा हूं आपको, जस्ट टू गिव यू सम ओवरऑल आइडिया। तो यहाँ पे नोटिस करना, ये स्टर्न गेलार्च एक्सपेरिमेंट, इट led to a discovery of a new fundamental property. जैसे मास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है ऑफ मैटर अराउंड अस, चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ठीक है। लाइक इफ आई आस्क यू व्हाट इज मास, तो एट सम लेवल यू विल से मास इज मास, मतलब it's a property that we observe, it's a fundamental property of nature, universe that we observe around us, right? If I ask you what is charge, then you will again come up with an answer. Charge is charge, it's a fundamental property that we observe in nature around us. ठीक है। You might have some definition, a textbook definition जो आपने जूनियर क्लास में साइंस की बुक में पढ़ी होगी, but that's not enough, ठीक है। What we need to realize and understand is the fact that it is something fundamental that we observe around us. It's a property, and similar to such fundamental property, another fundamental property called as spin was discovered through this experiment, Stern Gelarch experiment. ठीक है। क्या होता है ये स्पिन? Well, it is weird. It is something which again I will not be able to help you visualize. There is no visualization for it. You might want to ask a question, then why is it called as spin?
ठीक है, but the thing is that there is no visualization for it. There is some analogy, there is some you can say idea that is given in the textbooks, but that is not a correct idea, that is not a correct analogy. It is something which is a bit weird. To help you understand it, मैं आपको इस टर्न गेलार्क एक्सपेरिमेंट की थोड़ी सी डिटेल्स बताना चाहूंगा। ठीक है, एक छोटा सा वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, वो वीडियो आप देखना एंड देन लेट्स लाइक रिकनेक्ट, लेट्स अंडरस्टैंड अगेन। ठीक है, एलिमेंट्री पार्टिकल मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन, फोटोन, समथिंग जिसको अभी तक हम लोग नहीं डिस्कवर कर पाए हैं कि इट इज इवन मेड ऑफ समथिंग स्मॉलर देन इट। जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो हैं, दे आर आल्सो मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स लाइक क्वार्क्स, तो उन्हें एलिमेंट्री पार्टिकल कहते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है स्पिन, दिस इज लाइक अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ऑल एलिमेंट्री पार्टिकल्स। इट वाज डिस्कवर्ड लेटर। ठीक है, नाउ लेट मी जस्ट टेक यू थ्रू अ क्विक शॉर्ट वीडियो। हाँ, नाउ इस वीडियो में, ठीक है, डोंट, Heisenberg's principle. जस्ट अ सेकेंड, इस वीडियो में डोंट वॉच इट कंप्लीट। ठीक है, मैं आपके साथ लिंक शेयर करता हूँ। ठीक है, ओनली वॉच द फर्स्ट 4.5 minutes। ठीक है, 4 minute एंड 40 seconds तक देख लेना। Don't go beyond that, then it starts talking about eigenstates and all, which you will not be able to understand। ठीक है, क्लिक कर पा रहे हो इस लिंक पर? Are you able to click on this link? मैंने जूम के चैट बॉक्स पे दिया है। ठीक है, एक बार देखो, स्टार्टिंग के सिर्फ 4.5 मिनट तक देखना।
ऑलराइट, देखा आप लोगों ने वीडियो? ठीक है, वो आइगन आइगन स्टेट्स जहां से बोलना शुरू कर देता है वहां से आगे मत देखना, वो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, आई जस्ट वांटेड टू help you understand this experiment, this Stern-Galark experiment, what it was and how it led to this property called as spin. ठीक है, तो यहां पर एक्चुअली नोटिस करना दैट जब स्टर्न गैलार्क ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, सब यहां पर है अभी, लाइक वीडियो तो नहीं देख रहा ना कोई अभी? आई होप सब यहां पर आ गए। तो जब स्टर्न गैलार्क ने ये एक्सपेरिमेंट किया था तो दे एक्चुअली डिड नॉट यूज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दे एक्चुअली डिड द एक्सपेरिमेंट विथ सिल्वर एटम्स। ठीक है, नाउ सिल्वर एटम्स की जगह लेट मी यूज अ सिंप्लीफाइड वर्जन, लेट मी यूज हाइड्रोजन एटम्स बिकॉज राइट नाउ वी आर कंफर्टेबल विद सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम्स लिए स्टर्न एंड गैलार्क ने and they threw those atoms through the apparatus, the setup. ठीक है, ये apparatus, ये setup क्या करता है? It measures that how a magnet is oriented. ठीक है, अगर जैसे उसमें बताया था एक्सपेरिमेंट में, अगर मैं हाइड्रोजन एटम की जगह, ठीक है, इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन एटम मैं यहाँ पर एक बार मैग्नेट थ्रो कर रहा होता नॉर्थ पोल साउथ पोल की, राइट? तो डिपेंडिंग अपॉन कैसा वो मैग्नेट का ओरिएंटेशन है, इट वुड गेट डिफ्लेक्टेड। ठीक है, इट वुड गेट डिफ्लेक्टेड एंड अगर मैं मैग्नेट का ओरिएंटेशन चेंज करता रहूंगा, ठीक है, तो जितना उसके ऊपर डिफ्लेक्शन हो रहा है वो भी चेंज होता रहेगा। ठीक है, एंड जो मैग्नेट है वो ऊपर से नीचे के बीच में सब जगह पर डिफ्लेक्ट होके जाती रहेगी ऑन द ऑपोजिट स्क्रीन। ठीक है, बिकॉज ये जो अपैरेटस है वो एक्चुअली क्या मेजर करता है कि ये मैग्नेट का ओरिएंटेशन कैसा है। ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल कैसे अलाइंड है, कैसा इसका मैग्नेटिक फील्ड है, एंड वो चीज का मेजरमेंट इस अपैरेटस से आ जाता है। बट जब यही एक्सपेरिमेंट, ठीक है, हाइड्रोजन एटम्स के साथ में करा गया, ठीक है, when the hydrogen atoms were thrown through this apparatus, what was found was something strange. क्या मिला कि हाइड्रोजन एटम सीधा नहीं जा रहे हैं। ठीक है, they aren't going सीधा, that means they are getting deflected, they are behaving like tiny magnets. and हैरान कर देने वाली जो बात थी वो ये थी कि upon deflection they were not going in any random directions, they were either going up or they were going down. ठीक है, या तो जस्ट ऊपर जा रहे थे या जस्ट नीचे जा रहे थे। ठीक है, यहाँ बीच में कहीं पे भी डिफ्लेक्ट होके नहीं आ रहे थे। तो ये थोड़ा सा एक थोड़ा सा क्या, इनफैक्ट काफी वियर्ड ऑब्जर्वेशन था अबाउट हाइड्रोजन एटम्स। तो अब इस ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करने लगे साइंटिस्ट्स। तो उन्होंने बोला कि ये जो एटम्स हैं ये टाइनी मैग्नेट्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, लाइक दे आर हैविंग सम मोशन अराउंड द न्यूक्लियस, राइट? तो वो जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है, ऑर्बिटल मोशन जो हो रहा है उसकी वजह से ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आ रहा है, एंड उस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वजह से ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिफ्लेक्शन कॉज कर रहा है। ठीक है, बट हाइड्रोजन एटम में एज यू नो जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर रिसाइड करता है? वो लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल में रिसाइड करेगा।
कहां पर रिसाइड करेगा, 1s ऑर्बिटल में। एंड अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कैलकुलेशन करके बताया दैट 1s ऑर्बिटल का L ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 0 होता है। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम तो नहीं था इस डिफ्लेक्शन के पीछे। So then scientists found out that there is something else that is causing that deflection. And what they found out was that this deflection is being caused by certain other angular momentum. ठीक है, एंड वो इस एंगुलर मोमेंटम को एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, कि हम इसको क्या नाम दें, इस अनदर एंगुलर मोमेंटम जो कि ये डिफ्लेक्शन कॉज कर रहा है, जो कि एक्सपेरिमेंटली हमें ऑब्जर्व हो रहा है कि हाँ यार डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इट मस्ट बी बिकॉज ऑफ सर्टेन एंगुलर मोमेंटम पोजेस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। तो वो एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल मोशन की वजह से तो नहीं है, तो फिर वो क्यों है, कैसे है, उस एंगुलर मोमेंटम को साइंटिस्ट नाम ही नहीं दे पा रहे थे। Then what happened is that they said or they thought, ठीक है, in fact they didn't say, they thought that हो सकता है कि ये एंगुलर मोमेंटम शायद इस वजह से आ रहा हो कि इलेक्ट्रॉन इज स्पिनिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन का मोशन तो है ही सही, बट साथ ही साथ ये इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर रहा हो, ऐसा उन्होंने सोचा। एंड दैट इज व्हेन दे डिसाइडेड टू call this angular momentum as spin angular momentum. They thought कि maybe electron is spinning around its own axis, जैसे हाँ अर्थ रोटेट करता है ना about its own axis, वैसे ही they thought that the electron might be spinning, and that is where the word spin came from, the spin angular momentum. However, ठीक है, ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना, when this was tested, ठीक है, when this was actually tried to be calculated कि you know इतना डिफ्लेक्शन आने के लिए कितना स्पिन एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए, ठीक है, तो कितनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन को रोटेट करना चाहिए, तो ऐसा पता पड़ा कि ये जो स्पीड ऑफ रोटेशन है इट इज कमिंग आउट टू बी ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट, which is not possible in physics, which is not allowed in science. So then the scientific community discarded this visualization. They said कि फिर हमें नहीं समझ में आ रहा कि ये मोमेंटम आ कहां से रहा है, ठीक है, तो वो विजुअलाइजेशन तो ड्रॉप हो गया, लेकिन ये वर्ड स्पिन तब भी रहा, इसको ड्रॉप नहीं किया गया, बस इसको थोड़ा सा और टेक्निकली करेक्ट करने के लिए इसके साथ में एक वर्ड लगा दिया कॉल्ड एज इंट्रिंसिक स्पिन. So now what we say is that there is an angular momentum associated with electrons. ठीक है, there is orbital angular momentum, ये तो हम जानते ही हैं, but there is another angular momentum associated with electrons which is called as spin angular momentum or intrinsic spin angular momentum. And what we now say is that this intrinsic spin has no classical analog. No classical analog का मतलब क्या हो गया? No visualization. ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स या क्लासिकल साइंस के पर्सपेक्टिव से अगर हम सोचें तो इसका कोई विजुअलाइजेशन नहीं है, ना ही हम इस्टेब्लिश कर पा रहे हैं. In some books, even in NCERT, you might find this clockwise, anti-clockwise rotation of electron. But that is just an outdated and incorrect visualization, but still sometimes mentioned in the books for the sake of simplicity.
ठीक है, मैं जेई एडवांस के बच्चों को तो फिर भी इतना सिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ, बट एनी नॉर्मल any kid who is not aspiring for competitive exams like JEE advanced, उनको फिर इतना डिटेल में नहीं बताया जाता, उनको सिर्फ इतना बोल देते हैं कि हाँ हाँ इलेक्ट्रॉन इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस और उससे ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम आता है, उनको यहीं तक बता के छोड़ देते हैं. बट एज JEE advanced students you must be aware about this fact that the notion of electron rotating is not correct. There is no visualization, there is no classical analogy for this intrinsic spin. ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ हाँ, so even if I repeat this experiment instead of hydrogen, if I take electrons, ठीक है, I don't even take hydrogen atoms, मैंने एक मेटल को हीट करा, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए और फिर उन इलेक्ट्रॉन्स को एक बीम में लेके गया, like converted them into a sharp focused beam, and then I pass them through this apparatus, the same observations would be seen. ठीक है, now अब notice करना, ठीक है, I would want you to again know the result, not the derivation. The spin angular momentum, ठीक है, इसका result notice कर लो, ठीक है, focus on result, not on derivation. Spin angular momentum, हाँ प्रोटॉन्स भी करते हैं, न्यूट्रॉन्स भी करते हैं इनफैक्ट, ठीक है, एंड उससे पता पड़ा दैट न्यूट्रॉन्स आरंट fundamental. In fact, neutrons are made up of quarks which have charge. The overall charge of neutron is actually 0, but if you throw neutrons also through this experimental setup, then the neutrons also undergo this deflection because of this property of spin. It's a fundamentally different property. It's not in fact related to charge, because you might say neutron is neutral, ठीक है, but still उनमें ये observe होता है, and that actually led to this understanding that neutron are actually made up of quarks, जो बाद में like series of experiments के through पता पड़ा. But anyways, हम लोग digress नहीं करते हैं, यहाँ पर आप बस इतना समझो, ठीक है, कितना ये जो spin angular momentum है, ठीक है, इसके बारे में रिजल्ट ध्यान रखना, that इसका भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्वांटाइज्ड है. इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? इसका मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट ऑफ s इंटू एस प्लस वन इंटू एच अपॉन टू पाई, वेयर s इज हाफ. ठीक है, वी यूज डायरेक्टली द फॉर्मूला, द वैल्यू s इज हाफ. ठीक है, तो इनफैक्ट अगर आपको यहाँ पर s का वैल्यू भी डालना है तो आई डोंट माइंड, यू कैन सिंपली पुट ओवर हियर s इज इक्वल टू हाफ प्लस 3/2, तो ये हो जाएगा रूट 3/4 इंटू एच अपॉन टू पाई. ठीक है, बट आई वुड वांट यू टू रिमेंबर दिस लाइक रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, इसका फॉर्मूला ध्यान में रखना, ये इसका मैग्नीट्यूड है, और इसका डायरेक्शन जो होता है वो भी आप ध्यान देना. इसका जो z कंपोनेंट होता है, ठीक है, z कंपोनेंट ऑफ द स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू ms into h upon 2 pi, where ms is the fourth quantum number, that is the spin quantum number. ठीक है, एंड इसकी दो ही अलाउड वैल्यूज होती हैं. ठीक है, इट हैज गॉट ओनली टू अलाउड वैल्यूज, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ. ठीक है, व्हाई ओनली टू अलाउड वैल्यूज? बिकॉज दीज टू अलाउड वैल्यूज करस्पॉन्ड टू व्हाट? दे करस्पॉन्ड टू द मैग्नेटिक मोमेंट. व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक मोमेंट? ठीक है, अभी के लिए आप इसका एक सिंपल डेफिनेशन समझ लो. मैग्नेटिक मोमेंट मतलब रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स थे वो दो ही टाइप का रिस्पॉन्स दे रहे थे ना, दे वर आइदर गोइंग अप और डाउन, या फिर दे वर आइदर गोइंग लेफ्ट और राइट. सो देयर वर ओनली टू टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्स. ठीक है, टू यू कैन से डायरेक्शनल रिस्पॉन्स दैट वर कमिंग.
ठीक है, नहीं, ऑर्बिटल कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो तो बाद में आया, वो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, वो तो इसके बाद आता है। ठीक है, अभी उसके पहले की कहानी है दैट इसके दो अलाउड वैल्यूज आर बिकॉज ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन दैट वाज मेड कि जो इलेक्ट्रॉन है वो दो ही डायरेक्शंस में जा रहे थे, अप और डाउन या फिर लेफ्ट और राइट। ठीक है, एंड दैट इज व्हाई देयर आर ओनली दीज टू अलाउड स्पिन स्टेट्स। ठीक है, एंड इनकी वैल्यू प्लस हाफ माइनस हाफ क्यों है वो भी आप छोड़ दो, वो उसके पीछे की मैथ्स है। जस्ट टू वैल्यूज क्यों है वो मैंने आपको थोड़ा समझाया। ठीक है, बट प्लस हाफ माइनस हाफ दैट इज ऑल मैथ्स बिहाइंड इट। ठीक है, तो ये फोर्थ क्वांटम नंबर समझ में आया आप लोगों को, स्पिन क्वांटम नंबर। पहले तीन क्वांटम नंबर जो है वो ऑर्बिटल डिस्क्राइब करते हैं, चौथा क्वांटम नंबर जो है वो इलेक्ट्रॉन के बारे में है। ठीक है, नाउ नोटिस करना, इफ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन, ठीक है, जस्ट लास्ट थिंग फॉर द डे टुडे, if I ask you this question which was asked to JEE candidates many years back, so hopefully now you will be able to give me the correct answer for it. क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर? अरे बेकार जेई 2002 चा क्वांटम नंबर। तो इसमें कैसा रहेगा? The quantum numbers plus half minus half for electron spin represent rotation of electron in clockwise anti-clockwise direction. No, they don't. ठीक है, the magnetic moment of electron pointing up and down, well, अगर ये रेस्पेक्टिवली वर्ड नहीं लिखा होता तो ये करेक्ट होता। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि प्लस हाफ माइनस मतलब अप या माइनस हाफ मतलब डाउन, ऐसा नहीं होता, जरूरी नहीं है, ये रैंडम है, आर्बिट्ररी है। ठीक है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि प्लस हाफ मतलब, ये जो रेस्पेक्टिवली वर्ड है ना उसने ये गड़बड़ कर दिया ऑप्शन को। ठीक है, दिस रेस्पेक्टिवली वर्ड मेड दिस ऑप्शन गड़बड़। अगर सिर्फ यहां तक छोड़ देते मैग्नेटिक रिस्पॉन्स और मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन अप और डाउन, ठीक है, तो भी मैं मान लेता। ठीक है, बट रेस्पेक्टिवली वर्ड ने गड़बड़ कर दिया। The last option is the correct answer, that these two quantum mechanical spin states have no classical analog. What do I mean by classical analog? They have no visualization. Okay, you can't visualize these spin states. ठीक है, यहां तक का पार्ट क्लियर है? चलो, ऑल राइट, ग्रेट। आई थिंक अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन सेंड कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप वो क्वेश्चंस डेफिनेटली ट्राई कर लेना बिफोर द नेक्स्ट क्लास जो कि थर्सडे को है। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, दे आर गोइंग टू बी इजी क्वेश्चंस, लाइक फटाफट हो जाएंगे, क्योंकि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में जैसा आपने यहाँ पर देखा है, समझा है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको रिजल्ट्स याद रखने हैं और उनको अप्लाई करना है। ठीक है, दे आर गोइंग टू बी प्रीटी इजी टू वर्क विद। ठीक है, तो मैं क्वेश्चंस आपको देता हूँ। हेलो सर।
ठीक है, हाँ बोलो बोलो। सर वो क्वेश्चंस जो सॉफ्ट कॉपी दिए हुई है बुकलेट की उसमें से करने हैं या जो फिर हार्ड कॉपी मिली उसमें से? मतलब हमें एक हार्ड कॉपी भी मिल रही है बुकलेट की। हाँ तो मतलब उससे क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें करने हैं ठीक है, आप सॉफ्ट कॉपी से नहीं करो। मतलब दोनों सेम है क्या, मतलब मैं। हाँ 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 सेम ही है, दे आर गोइंग टू बी सेम। ठीक है, यस सर। मैंने ग्रुप पे भेज दिया है, तो वो आज के आप क्वेश्चंस फटाफट करना शुरू कर दो। ठीक है, इनफैक्ट मैं आप लोगों को लाइक फटाफट नोट्स भी भेज देता हूँ। ठीक है, वीडियो लेक्चर मिलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि वो प्रोसेसिंग होगी, बट एटलीस्ट आप लोग स्टार्ट कर सकते हो ये। ठीक है, निकिता हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ये आएगा, उसका भी टाइम आएगा, देन वी विल स्टडी ऑल दैट एज वेल। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, नहीं है तो फिर अपन आज का लेक्चर क्लोज करें। जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं वो आप ट्राई करो। चलो, ऑल राइट देन, थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।